Hi everyone, welcome to this very important power-packed revision series for prelims. तो इसमें हम लोग फास्ट पेस रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ uh, हम लोग जितने भी प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो जैसे पॉलिटी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज, वैसे ही हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स भी करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पावर पैक सीरीज इसलिए क्योंकि इसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं पहले और कैसे आ सकते हैं, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड। तो चलिए आज के इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। तो तीन चार मेजर टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज। अगर हम पॉलिटी की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, तो शुरू में जनरली आप देखेंगे जो बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर हम देखें फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एंड इसमें फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ दी, जो अगर हम देखें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की गई है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर था वो क्या था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। दैट इट गारंटीड द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये जाके आपका अडॉप्ट हुआ 22 जनवरी 1947 को, एंड देन बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अल्टीमेटली क्या है, दैट बिकेम द प्रियम्बल। तो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट इज प्रियम्बल, और क्या है, कैसा है, सिर्फ चीजों के बारे में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको याद रखना है। देन कई बार मैंने देखा यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो रैटिफाई किया इसने इंडिया की मेंबरशिप है जो कॉमनवेल्थ की अभी भी है 1949 मई में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जुलाई 22 1947। उसके अलावा आप देखेंगे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है कि पहले आप बताइए कि क्या कब अडॉप्ट हुआ। तो इस चीज के ऊपर भी सवाल हो सकते हैं। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद दी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज द द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो हमारी फर्स्ट अगर आप देखेंगे सो कॉल्ड सेंट्रल असेंबली थी, उसकी बात भी करें अगर हम। एंड फाइनल सेशन जो है वो 24 जनवरी को हुआ था 1950, बट प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह कंटिन्यू हुआ टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। सो न्यू पार्लियामेंट हमारी 1952 में आई है। तो टोटल 11 सेशंस हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। सो 2 11 18 का फिगर मैं आपको बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगे थे, 64 लाख रुपीज उस समय के हिसाब से खर्च हुए थे इस पूरे प्रोसेस में। इसके अलावा वर्ड कई बार कंफ्यूजिंग होता है, इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट। सो इनैक्टमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949 को। तो जिसमें से अगर हम देखें टोटल 299 मेंबर्स थे असेंबली में, सिर्फ 284 जो थे वो एक्चुअली प्रेजेंट थे जिन्होंने साइन किया था। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये भी पूछा जा सकता है क्या क्या चीजें थी। सो उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल ऑलरेडी थे। एंड प्रियम्बल जो था उसको इनैक्ट किया गया था जब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को है ऑलरेडी हम देखेंगे अगर इनैक्ट कर दिया गया तो, सो दैट जो फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाइन हो जाए, बिकॉज इट्स एन आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चीज को जो है अगर आप देखेंगे उसमें काफी बाद में रखा गया था। इन्फोर्समेंट की बात आती है, कब अप्लाई किया गया। एक होता है इनैक्ट करना, कब उसको साइन किया गया। सो इन्फोर्समेंट की अगर हम बात करें तो सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो थे वो तो 26 जनवरी 1949 को ही आ गए थे, जैसे कि सिटीजनशिप, क्योंकि उस समय आप देखें माइग्रेशन हो रहा था पार्टीशन की वजह से, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, शॉर्ट टाइटल। ये सारे जो आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ये सारे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए कि इनको ऑलरेडी इन्फोर्स कर दिया गया था 1949 में। बट कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जब अप्लाई किया गया तो काफी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो बाद में इन्फोर्स हुए। इनफैक्ट पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इन्फोर्स हुआ, बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उसके पहले भी 1949 26 नवंबर को बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी फोर्स में आ चुके थे। सो कमेंसमेंट डे जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं 26 जनवरी 1950, तो ये डेट आई थी बिकॉज ऑफ द पूर्ण स्वराज डे दैट वाज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड देन 1935 में उसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के काफी सारे इनैक्टमेंट्स थे उसको रिपील किया गया। क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स नहीं हुआ था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इन सब से हम इंडिया को गवर्न करते थे। एंड देन अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट जो था 1949, इसको भी कंटिन्यू किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीजें हैं आजकल पॉलिटी में, प्रीलिम्स में यूपीएससी कुछ कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें पूछ रहा है, गुड टू नो।
वैसे हो सकता है ना आए, बट बेटर यू नो इट्स बेटर टू नो देन बी सॉरी एट द एंड। सो एलिफेंट जो है उसको अडॉप्ट किया गया था एज अ सिंबल ऑफ द सील, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे बना रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। सर बी एन राव जो थे वो एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। 58th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1987 में, जिसने लैक ऑफ प्रोविजन फॉर एन अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट के बारे में बात की थी बाय इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 324A इन द पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे प्रेसिडेंट इज मैंडेटेड टू ट्रांसलेट द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू हिंदी अथॉरिटी एंड टू रिवाइज द हिंदी टेक्स्ट अकॉर्डिंगली। HVR अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। SN मुखर्जी साहब जो है वो चीफ क्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। प्रेम बिहारी रायजादा वाज द कैलीग्राफर, जिन्होंने कैलीग्राफी करी थी। नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा ने उसको काफी डेकोरेट किया था। एंड हिंदी वर्जन था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने इल्यूमिनेट किया था, वाज डन बाय illumination was done by Nandlal Bose and calligraphy was done by VK Vaidya. So मतलब नॉट रियली दैट सिग्निफिकेंट बट गुड टू नो इन केस क्वेश्चन आ जाए। नाउ कमिंग टू द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके ऊपर भी कई बार सवाल आता है कि भाई क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है, ऐसा नहीं कि सडनली हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, इवन दो वी हैड रैंसैक्ड द वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा। ठीक है, प्रोविजन जो थे कन्वेंशन के, प्रैक्टिस, जुडिशियल डिसीजन, तो अपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखोगे इवॉल्व हुआ है मेजरली। इनैक्ट किया, ठीक है, डिलिब्रेशन हुए, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी जिसने बातचीत करी, फिर उसके बाद उसको हमने प्रॉपर्ली इनैक्ट किया, जैसे अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है जैसे बाकी सारी कंट्रीज में है, जैसे US, कनाडा, जापान, फ्रांस। अनरिटन में अगर आप देखेंगे कुछ चीजें हमारी कन्वेंशन से भी फॉलो होती हैं, प्रैक्टिस से भी आती हैं, प्रिंसिपल स्टैट्यूट्स, बट मेजरली इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे UK, न्यूजीलैंड, इसराइल में क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर अगर हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली पॉइंट बताता है कि सारी चीजें इंडिया के बारे में रेलेवेंट नहीं है, बट क्या क्या चीजें जनरली होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जनरली जो पावर डिवाइड करता है बिटवीन नेशनल रीजनल गवर्नमेंट्स। हमारे यहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूनिटरी इंडिया में एक फेडरल बायस है टुवर्ड्स द सेंटर, सो यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। ये UK, फ्रांस, जापान, चाइना में भी आपको देखने को मिलेगा। देन इट्स अ प्रोसीजरल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, लीगल लिमिट सेट करता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सेटअप करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, कुछ एक ब्रॉड कंसेंसस बताता है सोसाइटी के क्या गोल्स होने चाहिए, जो DPSP में हमारे दिया हुआ है, गाइडिंग पब्लिक अथॉरिटीज। रिजिड भी है, रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है, सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे क्रिएशन ऑफ न्यू यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट जो है वो बहुत इजीली हो सकता है। रिजिड इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, लाइक फंडामेंटल राइट एंड अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर चेंज करने हो तो ये सेलियंट फीचर्स हैं। सोर्सेज के बारे में बात करें, आपने पहले भी पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या है। जैसे मैं आपको मेजर मेजर बता देता हूँ, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। US से मेन फंडामेंटल राइट्स है जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP आया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस जो है अगर आप देखें तो वो US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो आपका एक यूनिटरी बायस देखने को मिलता है। रेसिड्यूरी पावर जो सेंटर को दी गई है वो भी यहीं से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है 7 शेड्यूल की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें आती हैं। एंड देन जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, नहीं, दिस इज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीमार जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रेंच से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड द प्रियम्बल ऑल्सो। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से आया है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने US हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट US सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा यूज होता है और उसके बेसिस पे हम लोग अब ड्यू प्रोसेस भी अप्लाई करते हैं इंडिया में। प्रियम्बल की बात करते हैं। सारा आप नाम जानते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये क्या है बता रहा है, सोर्स अथॉरिटी बता रहा है, नेचर ऑफ द स्टेट की बात कर रहा है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी इंश्योर करना। और कब हमने इसको अडॉप्ट किया है, एनैक्ट किया है, वो डेट इसकी मेंशन की गई है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जो प्रीलिम्स में आया हुआ है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। 2017 में कहाँ से सवाल आया था, 2021 में कहाँ से सवाल आया था, तो ये सारी चीजें आपके लिए ध्यान में रहनी है। तो अभी तक प्रियम्बल को एक बार ही अमेंड किया गया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट प्रीलिम्स में पूछा गया था लास्ट ईयर। 3 नए वर्ड यूज किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। सेकुलर वर्ड के लिए आजकल काफी डिबेट चल रहा है कि शायद इसको ड्रॉप किया जा सकता है। वेल पॉलिटिकल न्यूज है, बट देन अगेन इट्स इन न्यूज, तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है।
Important point, neither a source of power to the legislature nor a source of prohibition to the authorities, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल है। तो जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था उसके बाद प्रियम्बल को इनैक्ट किया गया है। एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों द्वारा ये सॉवरेनिटी जो है अचीव की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। सेक्युलर की अगर हम बात करें, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्युलर स्टेट, भले ही शायद अगर इसमें मेंशन नहीं है, फिर भी हमारे आर्टिकल 25 से 28 में इसका मेंशन है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म इंडिया में फॉलो होता है। द स्टेट कैन नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। अगर हम अगर किसी के खिलाफ, किसी रिलीजन के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं तो जनरली क्या रहता है कि वो डिस्क्रिमिनेट भी करेगा तो सबके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, नॉट जस्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। सोशल जस्टिस की बात करें तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट इंस्पायर हुआ फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है जिसमें सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये दोनों जब तक अचीव नहीं होंगे तो पॉलिटिकल जस्टिस भी अचीव नहीं हो सकता। तो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक में भी अगर आप देखें कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रीलिम्स में 2014 में क्वेश्चन आया था। पॉलिटिकल जस्टिस, हर किसी के पास पॉलिटिकल अधिकार हैं वोट करने के, इलेक्शन में लड़ने के, बेस्ड ऑन दी जो क्राइटेरियाज। तो अनफेयर कुछ नहीं होना चाहिए, दे कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन दिस बेसिस। तो ये मेंशन है। लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी का मतलब बिल्कुल फ्रीडम नहीं होता, लिबर्टी हैज टू बी विथ लॉज। तो पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो प्रोवाइड्स द आइडियल्स लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन लिए गए हैं। बट इसका मतलब एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल नहीं है। टेक्निकली बेसिकली वो ये बोलता है कि भाई इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। जैसे प्रियम्बल जो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करता है, बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं दैट यू हैव द लाइसेंस टू डू व्हाटएवर यू लाइक, इट हैज टू बी विद इन द दायरा ऑफ द लॉ। तो देर कैन नॉट बी एनी लिबर्टी वेन देर इज नो लॉ। ये लाइन याद रखिएगा, प्रीलिम्स में भी आया है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर कानून नहीं होगा तो सब लोग अपनी मनमर्जी करेंगे। कानून के अंदर आपको पूरी फ्रीडम और दायरा मिला हुआ है, आप जिसके अंदर लिबर्टी इंजॉय कर सकते हैं। सो लिबर्टी प्रियम्बल में इंश्योर्ड है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, लिबर्टी अगर आप देखें दे आर क्वालिफाइड, हर चीज करने की आपको फ्रीडम नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी में डिफरेंस ये है दैट वन कैन बी फ्री ओनली इन सोसाइटी एंड नॉट आउटसाइड इट। देयरफॉर इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग or the fact of acting in such a way so as to take control of one's life and realize one's fundamental processes। तो अपनी जिंदगी पे कमांड रखने के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी को कंट्रोल में लेने के लिए, ठीक है। जहां पे आप देखें सोसाइटी में जब तक आप एक दायरे में रह रहे हैं, एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तब तक लिबर्टी ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी रहती है कंसर्न विद द इनवायलेबल एरिया, जहां पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, सो एंड नॉट विद द कंडीशंस इन नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉट विद कंडीशंस, सो जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बैरियर, कंस्ट्रेंट। तो एक पॉजिटिव लिबर्टी आपको एम्पावर करने के लिए, नेगेटिव लिबर्टी की आपके रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई बैरियर ना हो। तो दोनों ही तरीके से आप देखेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करने की बात करता है। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए हैं किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। एडुकेट अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर ऑल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारे अगर हम बात करें, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है, ठीक है, नॉट नॉट टू बी कंफ्यूज विद द यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है कि एक ट्रिनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होता है कि प्रिंसिपल लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ठीक है, इसको एक सेपरेट आइटम की तरह ना ट्रीट किया जाए, बेसिकली दे आर ऑल यूनाइटेड। आपको लिबर्टी है, आप इक्वल भी हैं लॉ के नजर में, और एक भाईचारा की भी फीलिंग है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो वो डेमोक्रेसी का पर्पस हटा देगा। तो इसलिए तीनों ही जरूरी हैं। बिना एक, अगर एक भी अगर इसमें से चला गया तो वो दिक्कत पैदा करेगा। तो ये ट्रिनिटी ऑफ इक्वालिटी है जिसको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रियम्बल को लेके जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे बेरुबार यूनियन केस, जिसमें प्रियम्बल को बोला गया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक नैरो इंटरप्रिटेशन था। केशवानंद भारती में एक एक्सपैंड किया गया, उन्होंने बोला एक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अमेंड भी कर सकते हैं। एलआईसी ऑफ इंडिया केस में भी सेम चीज बोली गई। बट हैविंग सेड दैट, प्रियम्बल एज ऑफ नाउ इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉन एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल, इसको याद रखिएगा। राइट, चलिए। तो ये मैंने डिटेल में इसके बारे में मेंशन कर दिया है, केसेस के बारे में, इसको आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द स्लाइड्स विद यू। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 1 एंड 4। इसमें हम थोड़ा यूनियन टेरिटरी के टॉपिक को भी इंक्लूड करेंगे, लाइक दिल्ली, जो सेपरेट प्रोविजन से एंड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट से गवर्न होता है।
सो आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया के दोनों ऑफिशियल नेम सही हैं, चाहे आप भारत बोलिए चाहे आप इंडिया बोलिए, एक ही बात है। और वो क्या है, वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। शेड्यूल 1 में इंडिया की टेरिटरी, उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इनके बारे में बात की गई है। इंडियन टेरिटरी को सीड किया जा सकता है फॉरेन स्टेट को एक ही कंडीशन में, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें अंडर आर्टिकल 368, जैसे कि 100th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, लैंड ट्रांसफर बाउंड्री अग्रीमेंट विद बांग्लादेश। सिमिलरली बेरूबारी यूनियन केस भी इसके बारे में बात करता है 1969 में। जब हम बात करते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है कि एक वाइडर एक्सप्रेशन है, टेरिटरी बाहर भी हो सकती है, जैसे एम्बेसी हमारी टेरिटरी है, दूसरे देशों में जो हमारी एम्बेसीज हैं वो भी टेरिटरी का पार्ट है। सो इसमें स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इंडिया इन फ्यूचर टाइम, ये सारी चीजें होती हैं। पर जब हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स की बात होती है, यूनियन टेरिटरी नहीं होते, बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया यूनियन टेरिटरी बाद में इंक्लूड किए गए थे, ठीक है, इसलिए हमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता था। अच्छा, अगर हम बात करें कमिटीज की, पहले सवाल इनके ऊपर आ चुका है बट हो सकता है कई बार पूछ लें आपसे, जेवीपी कमिटी, फजल अली कमीशन, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो इन्होंने मना कर दिया था जेवीपी एंड धार कमीशन। फजल अली कमीशन ने पहली बार इसके बारे में बात करी लैंग्वेज के बेसिस पे, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, ठीक है। तो मेंबर्स कौन थे ये बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के बाद सरकार ने चेंजेस किए एंड देन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके बाद आपके उस समय 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली अभी और भी बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 की बात करें, वन नेम एंड टेरिटरी ऑफ की यूनियन की बात करता है। आर्टिकल 2 बोलता है अगर हमें मान लो कोई नया स्टेट अक्वायर करना है, उसको एडमिट करना है इंडियन यूनियन में, 2A रिपील हो गया है, सिक्किम से रिलेटेड था। आर्टिकल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर कोई स्टेट इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो उसको तोड़ मरोड़ करने की पावर आर्टिकल 3 के अंदर है, ठीक है। इसमें जो बिल होता है उसके लिए वो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, बट उनका लेकिन रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता, अल्टीमेटली इट इज इन हैंड्स ऑफ द सेंटर। प्रेसिडेंट जो है एक तरीके से उनको उनका रिकमेंडेशन जरूरी है जब भी बिल लाया जाए पार्लियामेंट में इसको लेके, एंड बट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों ही बाउंड नहीं है ऑन द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यूटी के केस में कोई ऐसा रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आर्टिकल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि आर्टिकल 2 या 3 यूज करके जो भी लॉ बनाए गए हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368, और जो भी चेंजेस हैं वो आर्टिकल शेड्यूल 1 जो टेरिटरी के बारे में बात करते हैं इंडिया की उसमें, और 4th शेड्यूल जिसमें राज्यसभा की सीट्स मेंशन है उसमें चेंजेस किए जाएंगे। तो ये बात हुई यूनियन एंड टेरिटरी की। जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज में भी है, मूवी भी आई है, और फिल्म्स में वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जब सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड किया कि ये सही है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जम्मू कश्मीर की कोई अपनी सॉवरेनिटी नहीं थी वंस इट एक्सीडेड टू इंडिया इन 1947 अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला क्योंकि नाम ही आर्टिकल 370 का जुड़ा हुआ था विद टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन, तो वो परमानेंट फीचर नहीं है। और आर्टिकल 3 की पावर यूज करते हुए और एसआर बुमाई केस का रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया कि जो एक्शन है प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग अ स्टेट इमरजेंसी वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, बट यहाँ पे ऐसा कोई मैलिफाइड इंटेंशन देखने को नहीं मिलता है। सिमिलरली दिल्ली की अगर हम बात करें तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2023 में, जिसमें एलजी साहब को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई है, तो उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी जो रिकमेंडेशन देगी एलजी साहब को रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड विजिलेंस एंड इंसिडेंटल मैटर्स ऑफ द ऑफिसर्स, जो जनरली है मेजोरिटी वोट से डिसाइड करेंगे, चीफ मिनिस्टर्स के पार्ट होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी बोथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी। पावर्स ऑफ एलजी की अगर हम बात करें तो वो डिस्क्रिशन में एक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई मैटर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है दिल्ली असेंबली के, या फिर मैटर जहां पे उन्हें लगता है कि उन्हें डिस्क्रिशन में एक्ट करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन हो गया है एलजी साहब के लिए। टेक्निकली अगर आप देखो द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का नाम ही एलजी हो गया है, and it expands the discretionary role of the LG by giving them powers to approve the recommendation of this civil service authority। और इसमें जो भी डिसीजन होगा एलजी साहब का वो फाइनल होगा। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो वो मैटर जो है रेफर किया जा सकता है प्रेसिडेंट को। अदर मैटर्स की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट थ्रू द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ सेक्रेटरी, अगर आप देखें तो एलजी साहब तक भेजे जा सकते हैं, बट उसमें भी अगर हम देखें वो प्रपोजल जो अगर आप देखोगे, it's related to peace and tranquility of Delhi, relations between Delhi government, central government, summoning, prorogation, dissolution, matters on which LG is to give order or seal, on his sole discretion. So technically speaking, LG has been given very wide powers.
बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि एलजी साहब ये काम मनमानी में नहीं करेंगे, दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तो अगर हम दिल्ली के एवोल्यूशन की बात करें, दिल्ली जो था वो पार्ट सी स्टेट कैटेगरी में था 1951 में। दैट मींस इट स्टार्टेड एज अ स्टेट। चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो हैं वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि यहाँ पे एक असेंबली बनाई गई 1952 में। फिर जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है 1956 में, तब इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर 1966 में अगर आप देखेंगे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट आया, जिसने एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की बात करी। देन फाइनली 69th अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने 1991 में 239 ये ए बी जो सारे आर्टिकल्स बनाए। एंड देन फाइनली अभी देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट जो है 2021 में बिल लाया गया, जिसको लेके फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन को वैलिड किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन, सिटीजनशिप की बात करते हैं। आर्टिकल 5 से 11 दो तीन चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। जस्ट सॉली वर्सेस जस्ट सैंग्विनिस, एक होती है बाय बर्थ, एक होती है बाय ब्लड रिलेशन। इंडिया में जब सिटीजनशिप की प्रोविजन की हम बात करें तो इट स्टार्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सॉली बाय बर्थ, बट धीमे धीमे आप देखेंगे वो प्रोविजन ओवर द पीरियड टाइम ओवर सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड कर करके ब्लड रिलेशंस की तरफ बढ़ गया है। फंडामेंटल राइट्स जो जो गारंटीड हैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिटीजन्स के लिए, मतलब किसी और के लिए, फॉरेनर और एनिमी हो चाहे फ्रेंडली एलियन हो, उसके लिए अवेलेबल नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 ये इंपॉर्टेंट है। अपियरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, ये सारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के। एलियंस के पास क्या क्या है? ऑल अदर राइट्स एक्सेप्ट 15, 16, 19, 29, 30। एनिमी एलियंस को प्रोटेक्शन अरेस्ट और डिटेंशन के केस में भी नहीं मिलेगा, लाइक पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। इंडिया में इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों नेचुरलाइज्ड और बाय बर्थ सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यूएस में यू नीड टू बी सिटीजन बाय बर्थ, ठीक है? मतलब अगर आपको बाद में सिटीजनशिप मिली है तो आप पब्लिक ऑफिस प्रेसिडेंट का होल्ड नहीं कर सकते अमेरिका में। इसके अलावा कैसे कैसे तरीकों से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया में, दैट इज बाय बर्थ, ठीक है? इसमें डेट्स आपको याद नहीं रखनी, बस इतना याद रखना है कि एज ऑफ नाउ बाय बर्थ आपके दोनों पेरेंट में से एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा जो है वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? पहले था बाय बर्थ के बेसिस में मिल जाता था। सो नाउ बेसिकली द पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट इट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट sanguinis. Children of foreign diplomats posted in India and enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth. Important point है। By descent अगर देखें, unless you know your birth is registered at an Indian consulate within the 1 year at the date of birth or the permission central government after the expiry of the period। जो अगर आप बाहर पैदा होते हैं तो बाई डिसेंट, क्योंकि आपके मदर फादर जो है वो इंडियन सिटीजन है, उसके बेसिस पे मिल सकता है अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं। देन बाई रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? एप्लीकेशन डालनी पड़ती है अगर एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल करते हैं। नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे इसमें आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शन है नेचुरलाइजेशन में कि अगर किसी लोगों ने फील्ड ऑफ आर्ट, पीस, वर्ल्ड प्रोग्रेस में कुछ अच्छा काम किया, जैसे अदनान सामी जी को इसमें एक्सेप्शन दिया गया था, तो वो जो क्राइटेरिया है 11 साल का, उसको रिड्यूस करके किया जा सकता है, एट 0 भी कर सकते हैं उसको। इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, जैसे गोवा, दमन एंड दीव का अक्वायर किया गया तो टेरिटरी अक्वायर करी, तो उसके लिए जो वहां के लोग थे वो इंडिया के सिटीजन बन गए। गवर्नमेंट ऑर्डर इशू होता है ऑन द कंडीशंस, ऑटोमेटिकली नहीं बनते। एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर मेंशन रहता है कि कैसे पीपल विल बी इनकॉर्पोरेटेड एज इंडियन सिटीजन। लॉस ऑफ सिटीजनशिप तीन मेजर तरीके से हो सकती है। या तो आप खुद छोड़ दें, ठीक है, आपने किसी और कंट्री का पार्ट पासपोर्ट ले लिया है, या फिर टर्मिनेशन हो जाए व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली नोइंग एंड विदाउट ड्यूरेस, ठीक है, वो आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, डबल नहीं है। डेप्रीवेशन, अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, सरकार ही आपका खारिज कर दे। अगर आपने कोई काम ऐसा किया जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, या अगर आप देखें आपने गलत तरीके से आपने सिटीजनशिप ली थी ओरिजिनली, या डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया, या आपने एलियन या एनिमी से बात करी ड्यूरिंग वॉर, तो ये है। या फिर 7 साल से आप ज्यादा इंडिया से बाहर हो, आपने अपना वीजा रिन्यू नहीं कराया, जो भी है, पासपोर्ट रिन्यूअल के टाइम पे नहीं आए हैं, तो आपको लगता है कि बेसिकली यू डोंट वांट टू बी एन इंडियन सिटीजन। इसको लेके एक सेक्शन 6A है, जो न्यूज में आया था, जिसमें रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन है। बेसिकली वाज रिलेटेड टू असम अकॉर्ड। एज पर सेक्शन 6A, जो लोग ने इंडिया एंटर किया बिटवीन January 1st 1966 टिल 1971 हैव बीन लिविंग इन असम विल बी अलाउड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज सिटीजन। तो वहां पे जो एनआरसी के इशू हो रहे हैं उसको लेके है। असम अकॉर्ड एक तरीका का एमओयू था जो साइन किया गया था बिटवीन द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एंड असम एंड द लीडर्स ऑफ द असम मूवमेंट। क्लॉज 5 बोलता है टू स्टैब्लिश January 1st 1966 एज द कट ऑफ डेट, जिसके बाद जो भी होंगे वो फॉरेनर्स माने जाएंगे, बट विद एक्सेप्शन फॉर दोज अराइविंग बिफोर March 24, 1971।
उसके अलावा आप देखेंगे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट सबमिट किया, सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट किया जहां पे लगभग 32,000 से ज्यादा जो थे लोग उनको डिटेक्ट किया गया एज फॉरनर्स। तो उनका केस फॉरेनर ट्राइब्यूनल में जाएगा, देन दे कैन गो टू हाई कोर्ट एंड गो टू सुप्रीम कोर्ट। सो फॉरेनर ट्राइबल जो है एक तरीके की क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसको फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर के अंदर सेटअप किया गया है, फॉरेनर्स एक्ट के अंदर सेटअप किया गया है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैटर जो है रेफर कर सकते हैं टू पीपल जिनकी सिटीजनशिप ले ली गई है। सो असम एनआरसी के टाइम पे काफी सारे ऐसे सेटअप किए गए हैं। अभी शाहरुख खान की मूवी डंकी बड़ी फेमस हुई थी, तो उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिटीजनशिप को लेके भी है, हाउ यू कैन ट्रैवल इलीगली, एक वो इलीगल रूट जो लेते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद उससे रिलेटेड कोई सवाल इस बार प्रीलिम्स में आ सकता है। तो डंकी जर्नी जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वाइंडिंग डेंजरस रूट जो लोग लेते हैं टू गो टू दीज कंट्रीज। सो एमईए की अगर हम बात करें, देयर वाज नो प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग इंडियन पासपोर्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाया तब पासपोर्ट पहली बार इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट आया। ऐसे बहुत सारे पासपोर्ट होते हैं बट ऑरेंज पासपोर्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ईसीआर पासपोर्ट होता है, इम्बैंकमेंट चेक रिक्वायर्ड, जिसको 2018 में लिया गया था टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, जनरली जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, जिन्होंने 10वीं की ज्यादा ऊपर पढ़ाई नहीं करी है, तो उनके लिए होता है क्योंकि हो सकता है वो आज दूसरी कंट्री में जाए, उनको जबरदस्ती फोर्स लेबर करा दिया जाए। तो ईसीआर के जो पासपोर्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑरेंज पासपोर्ट, इंडिया में उसका कलर रहता है। देन सिक्स शेड्यूल की बात कर लेते हैं। रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल को कंपेयर भी करेंगे। सिक्स शेड्यूल की डिमांड चल रही है, सोनम वांगचुक जी लद्दाख में काफी टाइम से इसकी डिमांड कर रहे हैं। सिक्स शेड्यूल एरिया जो है अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 से गवर्न होता है, आर्टिकल 275 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। सो एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चार राज्यों में ही एप्लीकेबल है। बेसिकली यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जा सकते हैं, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। काफी वाइड पावर्स उनके होती हैं, इनके पास लीगल पावर्स हैं, जुडिशियल पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लॉ बनाने की पावर है अपनी। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट्स की ज्यादा बात सुनते नहीं है। ठीक है, एंड जनरली अगर आप देखेंगे इसमें नॉट मोर देन 30 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। सिर्फ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए एक्सेप्शन है जहाँ पे 46 मेंबर्स हैं। उसके अलावा देखें अगर मल्टीपल शेड्यूल ट्राइबल, तो मल्टीपल ऐसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास कई काफी एक्सेप्शनल पावर्स होती हैं, अपने एग्जीक्यूटिव पावर भी हैं, जुडिशियल पावर भी हैं। ठीक है, कोर्ट की भी खुद की पावर है इनके पास। इनका कई सारा मैटर आप देखो हाई कोर्ट को भी रेफर नहीं किया जा सकता। तो काफी एडवांटेजेस हैं। तो अगर हम फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल की बात करें, बहुत सारे फिफ्थ शेड्यूल जो रीजन हैं वो सिक्स शेड्यूल की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल एरिया में ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किया जाता है 30 मेंबर्स का। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे एडवाइजरी पावर है, कोई ऐसी बहुत ज्यादा पावर उनको नहीं मिलती है। सो मोर ऑन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल राइट्स, यहाँ पे सिक्स शेड्यूल गिव्स देम अ मोर ऑफ अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पीसा एक्ट एप्लीकेबल होता है फिफ्थ शेड्यूल एरिया में, बट सिक्स शेड्यूल एरिया में पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एप्लीकेबल नहीं है, वो केस टू केस बेसिस पे होता है। अम, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही काम करते हैं। गवर्नर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वहां पे, वो बेसिकली एडवाइस देते हैं गवर्नर को। बट सिक्स शेड्यूल एरिया में आपको ऑटोनॉमी मिल जाती है अपना, बेसिकली आप इतनी सारी चीजों पे अपना कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट सेट में और भी पॉलिटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड देन विल डिस्कस इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। वो पूरा मैंने शेड्यूल आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो जो लोग अभी इसके पार्ट नहीं है, सो डू लेट मी नो, आई विल शेयर द डिटेल्स, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रीलिम्स रिविजन सीरीज। राइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।